तो आज हम करेंगे हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर तुम इस चैप्टर का नाम दे सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। और अगर तुमको भाई स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में पता है तो तुम मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस भाई जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं तुम सॉल्व कर सकते हो। तब तुम्हें मैकेनिज्म के बारे में पता रहेगा कि मैकेनिज्म एक्चुअल में कैसे लगती है, कौन सा कहाँ पे चिपकाना है, कब रीअरेंजमेंट कराना है और सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर तुम भाई इसको बिना समझे सोच रहे हो कि तुम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लोगे तो ये ऐसा ही है कि तुम बिना भाई बेस तैयार किए कह रहा है कि मैं हवा में महल बनाऊंगा भाई, ठीक है। तो अब तुम समझ सकते हो इसका भाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ये जो हाथों में तुम इसके देख रहे हो भाई, कार्बोकटायन, कार्बन एनायन और ये रेडिकल वाला, तो यही सारे होते हैं मेरे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो दिक्कत लेना नहीं है भाई, कहाँ पे कौन सा सबसे स्टेबल है उसके बारे में पूरा ही चैप्टर है। तो आओ शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब तुम समझ चुके होगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स हमें क्यों पढ़ना जरूरी है और इसको पढ़ते कैसे हैं। तो अब भाई ये इंटरमीडिएट्स बनते कैसे हैं ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए। तुम कह दोगे कि इंटरमीडिएट्स तो ठीक है भैया आ गए हैं मजे कर रहे हैं, पर इसको बनते कैसे हैं एक्चुअल में, इंटरमीडिएट्स आएंगे कैसे, है ना। रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए सबसे पहले आता है होमोलिटिक फिजन भाई, ऑनेस्ट बिजनेस। तू और तेरा भाई ऐसे ही छपरी दोस्त, तुम लोग सोचते हो कि आज हम करेंगे भैया 2 संतरे बेचने का तैयारी, ठीक है। पर तुम्हारा वो जो छपरी दोस्त है निकला एकदम भाई अच्छा अच्छा, ठीक है। दोगला दोस्त तुम्हारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी ये भाई अच्छा दोस्त है, तुम और तुम्हारा छपरी दोस्त, तुम दोनों ने डिसाइड किया कि एक संतरा 5-5 रुपए का रहेगा, ठीक है। पर तुम्हारा भाई वो जो छपरी दोस्त है कहता भाई कि मैं अकेले बेच के आऊंगा इसको 5 रुपए का, ठीक है, संतरा। तो 5 रुपए का संतरा ले गया, तूने इधर 5 रुपए का संतरा ले लिया, ठीक है। तो अब ये जो संतरा कह रहा हूँ ये एक्चुअल में बॉन्ड है, जैसे ये है तो 5 रुपये, ये 5 रुपये है। तो अगर ऐसे 5 रुपये तू इधर रखता है, 5 रुपये तू इधर रखता है, ठीक है। इट मीन्स कि इक्वल स्प्लिट हो रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना। इसमें कोई भी पोलर वोलर वाली बातें नहीं चाहिए, कोई भी सॉल्वेंट नहीं चाहिए तोड़ने के लिए, ठीक है। इसमें तू बस लाइट फेंक के मार दे और ऐसे ही साइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी की वजह से तेरा फ्री रेडिकल क्रिएट होता है। फ्री रेडिकल समझ आ गया कुछ ना दोस्तों, इक्वल शेयरिंग हो रही है, मतलब कि बॉन्ड को तोड़ तोड़ के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है तू और तेरा छपरी दोस्त भाई एकदम नेक्स्ट लेवल पे, पर तेरा छपरी दोस्त जो है वो अलग ही लेवल पे है, तेरा साथ चोरी करके चला गया, ठीक है ना। वो जो तेरा संतरा था वो भी उसने रात में खिसका ले गया भाई, तो हेट्रोलिटिक फिजन हो गया। तो अब दिक्कत क्या हो गई भाई, ये कार्बन कार्बन पड़ा था पर ये वाला ये दोनों उठा के ले गया भाई। अब तेरे पास कुछ बचा ही ना भाई, तो गरीब आदमी है ना। तो इससे बन जाता है तेरा कार्बोकटायन, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, कार्बोकटायन या फिर कार्ब एनायन बन सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या है भाई। तो अनइक्वल स्प्लिट होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, रिक्वायर करेगा तेरा पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है भाई, बहुत जैसे तुमने पढ़ा होगा डाइपोल वाला होता है, ठीक है ना, और पोलर होता है। पोलर में बेसिकली एक सब्सटेंस जो है या फिर कोई भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाए, इक्वल स्प्लिट है तो फ्री रेडिकल, अनइक्वल है तो कार्बोकटायन एंड कार्बन आयन बन सकता है, ठीक है। ये सारी बातें तुम्हें समझ आ ही गई होंगी। तो अब इंटरमीडिएट्स हमने समझ लिया है, पर अब इंटरमीडिएट से दिखते कैसे हैं भाई, शक्ल सूरत भी तो बताओ। नाम तो जान गए हैं, अब आओ भाई इन पर्सन मिलते हैं इनसे। तो देखो, फ्री रेडिकल और कार्बोकटायन भाई एक ही कैटेगरी के इंसान है, क्यों, क्योंकि भाई दोनों भिखारी हो गए हैं। अब भिखारी होने का मतलब ये नहीं है कि क्या हुआ है, देखो पहले भाई वो 2 संतरे वाली बातें थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो एक को भाई था एटलीस्ट, इसके पास एक संतरा बाकी था, इसके पास भाई जीरो हो गया, संतरा ही ना बचा इस पे, ठीक है। तो अब इसका संतरा नहीं है, तो आओ शुरू करते हैं कुछ इसके बारे में, ठीक है। तो फ्री रेडिकल सबसे पहले, फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो sp2 में ट्राइगोनल पिनर वाली बातें होती हैं। ट्राइगोनल पिनर तुमको पता है भाई ऐसे दिखता रहता है, सब कुछ प्लेन में पड़ा रहता है। अगर तू ऐसे बोर्ड मारेगा भाई इंक लगा के तो सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, दिख जाएंगे, है ना। तो हाईली अनस्टेबल रहेगा, सोल है भाई। इसका सिंपल सा गोल है कि ये डायमराइजेशन करेगा। कभी भी आ जाए भाई कि फ्री रेडिकल है मेरे पास तो क्या बोलेगा, डायमराइजेशन और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर अवकाश से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभार भाई ये ऐसा टूट जाते हैं, पर ऑलवेज डायमराइजेशन। कि मान ले ऐसा तेरा कोई भी आर प्रेजेंट है तो दूसरा आर उठा के इसके साथ चिपक जाएगा और बोलेगा आह क्या मजे हैं भाई, फ्री रेडिकल, मेरा दोस्त वो जो छपरी था वो चला गया, अब मेरे पास सुंदरी आ गई है, ठीक है। तो ये वाली बातें हो जाती हैं फ्री रेडिकल में। अब आता है कार्बोकटायन भैया, कार्बोकटायन इनका तो भाई दोनों संतरा चोरी हो गया है, तो अब इनका मतलब इलेक्ट्रॉन, तो अब उसको उठा के कैसे लाएंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्योर पी ऑर्बिटल ओनली, sp2 वाली बात है, ठीक है ना। तो अब sp2 है तो सबसे पहली बात अगर मैं तुमको कह दूं कि इसके पास भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये कहता ही था लुईस एसिड की भैया इलेक्ट्रॉन लेने वाले सारे एसिड, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से प्यार है, तुम प्यार कब करोगे और किससे करोगे, जब तुमको जिस चीज की जरूरत रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है कार्बोकटायन, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है इसीलिए, दैट्स इट। तो कभी भी ऐसा आ जाए कार्बोकटायन में तो कौन से कैरेक्टर्स लगेंगे, या फिर कौन सा ऐसी चीज जो है इलेक्ट्रो कार्बोकटायन को चाहिए रहेगी, सिंपल सा इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले दे दो, ठीक है ना। तो +m+i वाले सारे ग्रुप्स या फिर कुछ भी रेजोनेंस ओरिजेंस ये सारा इसको स्टेबल करेगा। ये सारी बातें मैं आगे कर आता हूँ, ठीक है ना। तो अब तुम इन दोनों भिखारियों को कैसे समझोगे भाई, सबसे पहला इन दोनों भिखारियों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। जैसे CH3 एल्केन हो गया या एनायन हो गए, ठीक है ना।
तो कोई भी अगर मैं तेरे को बोल दूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं भाई, सैचुरेटेड एल्केन्स मान ले तू, ठीक है, या फिर एल्काइल वल्काइल जो भी है, और एनाइन मान ले, ठीक है ना। ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का काम करेंगे, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई वाली सारी चीज़ें लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्टेबलाइज करते हैं इन भिखारियों को, ठीक है ना। तो इन दोनों का कटोरा खाली था बेसिकली, तो इनके कटोरे को भरने का तरीका था, ठीक है ना। एक संतरा इसमें डाल दिया तुमने और 2 संतरे इसमें डाल दिए, तो मजे मजे हो गए इसके, ठीक है। सारी बातें समझ आ गई होंगी। अभी हम देखते हैं भाई ये। तो अभी आता है भिखारी के बाद हमारा अमीर सेठ। अमीर सेठ इसको क्यों कहा जा रहा है, तुम्हें पता ही होगा। सेठ या फिर पॉलिटिशियन, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों का भाई पैसा चुरा चुरा के अपने घर की अलमारियाँ भर लेते हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये नहीं है कि भाई नेताओं की अलमारी भर गई है, भाई वो अलमारी भरने के बाद फटने को हो रही है, समझ रहे हो, तो मतलब कि अनस्टेबल हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अनस्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि हमें पता है जो कार्ब एनायन रहता है या फिर कार्बन रहता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई इतनी नहीं है कि वो सब कुछ धर लेगी, हाँ भाई आ तू भी आ, ऐसा कर नहीं रख सकता इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी भाई अमीर तो हो गया ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट ऑक्टेट। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहीड्रल है, 2 वी होती है, परपेंडिकुलर होता है ऐसा शेप, ठीक है। तो कार्बन भाई देखो सबसे पहले तो छोटा वाला है, ठीक है ना, छोटी सी शक्ल का है। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हमारे फ्लोरीन की है, तुम्हें पता ही होगा, है ना। तो इनका छोटा साइज रहता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो नहीं होल्ड कर सकती भाई इसकी हमारी, ठीक है। तो अभी नेगेटिव चार्ज को होल्ड ना करने की वजह से भाई दिक्कत आ जाती है, इसीलिए क्या करता है, बांट देता है, ले भाई 4-5 रुपए तू भी ले ले। पॉलिटिशियन क्या करते हैं, जनता का पैसा खाकर अब अलमारी जब फटने लग जाती है तो ले भाई 1500-1500 रुपए ले लो। तो वही वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, सिंपल सा, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ ही आ गया होगा क्या बातें हैं क्या नहीं है। तो समझ आ गया ना भाई, हाईली स्टेबल क्यों रहता है कार्बोनाइट, क्योंकि भाई अलमारी फटने को हो जाती है, इट मीन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं है जितना वो भरने को सोच रहा था, ठीक है। तो अब दूसरी बात आती है रिच सेट, ठीक है भाई। तो अब दिक्कत क्या है भाई, तुमने अभी मैंने तुम्हें बताया कि जब अलमारी फटने को जाती है तो ये बांटना चालू कर देता है 1500-1500 रुपए। तो बांटना चालू कर रहा है, इट मीन्स क्या चाहिए इसको, जो लेने वाले लोग हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए इसको, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चिपकाओ इसके ऊपर, माइनस आई माइनस एम वाले, और मजे कराओ उसके, ठीक है। अब तुम बोलोगे माइनस आई माइनस एम वाले कौन से ग्रुप होते हैं, बता रहा हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। इधर तो मैंने तुमको बता ही दिया है प्लस वाले कौन से होते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हाँ, ऑल एनाइंस एंड सैचुरेटेड अल्केन, ठीक है। जैसे तुम समझ जाना, एंड देन इसी में उल्टा उल्टा कर देना भाई, कटायन चाहिए इसमें, सिंपल दैट्स इट, ठीक है। माइनस आई के लिए भी एक वो रहता है NO2, देन मेरा आएगा कौन सा था वो, हाँ CHO। देन मेरे आ जाएंगे हेलोजन्स, हेलोजन लिख ले या फिर फ्लोरीन लिख ले, ज़्यादा बेटर है क्योंकि फ्लोरीन ही ज़्यादातर यूज़ होता है क्वेश्चन में। देन आएगा मेरा वो OH या फिर OR, देन मेरे NH2 वाले ग्रुप, और इधर पे NH3 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये रहता है मेरा माइनस आई, और माइनस एम का भी तुमको पता ही है, वॉट इट। अभी आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट क्या लगता है भाई तुमको, क्या होगा, इंड्यूस हो रहा है, अगर नाम को इसको फाड़ोगे तुम भाई, तो ये क्या कर रहा है, इंड्यूस हो रहा है। क्या इंड्यूस हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना, इंड्यूस्ड करंट है ना, किसी की वजह से आ रहा है। सो देखो अब जब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है सिग्मा शिफ्ट में होता है, सिग्मा वाले बॉन्ड पे होता है, तो वहाँ पे होता क्या है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करता रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये मेरा एक परमानेंट पोलराइजेशन वाला पार्ट है सिग्मा बॉन्ड का। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। या फिर तुम इसी से कह सकते हो कि यहीं पे भी डाइपोल का क्रिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि भाई ये मेरा EN वाली बातें होती हैं। जैसे तुम यहाँ देख सकते हो कि क्लोरीन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, क्लोरीन का तुमको पता है EN क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम है, ठीक है ना, कंपेयर टू दिस। तो ये क्या करेगा भाई, पार्शियल पॉजिटिव ये खींचेगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन दे भैया, सब कुछ भर दे मेरे अंदर, ऐसा करता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से और बाकी बाकी भाई 30 से 4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट या फिर जो भी है ये सिग्मा डिस्प्लेसमेंट ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। सो 3 से 4 तक ही चलता है। तो तू ऐसा मान ले भाई, कोई एक सिग्मा मेल है जो कि इंड्यूस कर सकता है 3 से 4 लोगों तक अपना इन्फ्लुएंस, दैट्स इट। और ये परमानेंट इफेक्ट है कि वो 4 लोग उसके ऐसे चेले चपाटे रहेंगे कि वो भाई उसी के साथ ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। देन आता है मेरा इलेक्ट्रॉन भाई कभी भी ऑर्बिटल नहीं छोड़ता, ऑफकोर्स आई बोट ऑर्बिटल क्यों ही छोड़ेगा, वो अनस्टेबल थोड़ी ना होना उसको। ये जस्ट शिफ्ट करना है, ठीक है ना, शिफ्ट होता है, दैट्स इट। हाँ वही 3 से 4 कार्बन के बाद गायब हो जाता है। देन प्लस आई वाले कौन से होते हैं, ओनली एनायंस एंड सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, प्लस वाले हो गए जो कि मैंने पहले भी बताया। माइनस आई वाला एवरीथिंग एल्स भाई कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले, देन पोलर पाई बाउंड वाले, देन EN वाले एलिमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे HCl है तो क्या इसमें इंडक्शन रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, ठीक है। इसी को सिग्मा शिफ्ट भी कहते हैं। और बाद में कार्बन चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ताकि तुम इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से खास कर दिखा पाओ, ठीक है।
तो वही है, सिग्मा डिस्प्लेसमेंट क्या है, परमानेंट है, सिग्मा बॉन्ड का है ईएन डिफरेंस की वजह से है, ठीक है ना, ऑलवेज शिफ्ट होता है, कभी भी ऑर्बिटल चेंज नहीं करता है, ठीक है। देन आता है एडवांस। तो अभी आता है हमारा एडवांस इंडक्टिव इफेक्ट। अब तुम सोच रहे हो एडवांस इंडक्टिव इफेक्ट क्या करते हैं भाई, इंडक्टिव इफेक्ट हमने देख लिया कि सिग्मा शिफ्ट होगा तो एडवांस में क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात है, अब यहाँ पे क्या आएगा, आइसोटोपिक वाला इफेक्ट। जहाँ पे तुमको ऐसा क्वेश्चन आए कि लाइक आइसोटोप्स दिए गए हैं तो इसमें मोस्ट स्टेबल कैटायन या आयन व्हाटएवर भाई उसका मन होगा ऐसा करके वो बोलेगा, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें देखना है कि हैवी आइसोटोप कौन सा है, और हैवियर वाला ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है भाई वो कम रहेगी, हैवी भाई है तो कैसे जा सकता है ज्यादा दूर तक, है ना, तो वो और पोटेंशियल एनर्जी भी कम रहेगी, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट स्टेबल कैटायन कौन सा है, तो ऑलवेज उसका हैवी आइसोटोप। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप दिया है ड्यूटेरियम, और ये सारी बातें T3 D3 और H3, ठीक है। T3 सबसे हैवी है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, और ये प्लस आई दिखाता है, ठीक है। देन आता है मेरा सॉल्यूशन इफेक्ट। सॉल्यूशन इफेक्ट ऑलवेज माइनस आई लगेगा, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि NO2 वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। तो अब तुमको पता ही होगा सॉल्यूशन इफेक्ट भाई ऐसा है कि ज्यादा बदतमीजी करोगे थप्पड़ मार के भगा दूंगा, ठीक है ना। तो अब तुम देख लो भाई NR3, R3 मेरा अल्काइल ग्रुप मतलब कि बल्कि है, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा है, और H3 मेरा ठीक है, आ जाओ यार रख लेंगे तुम भी ऐसा करके, H3 वाला है। तो जैसे NR3 बल्कि ग्रुप है तो लात मार के भगा देता है किसको, वाटर के मॉलिक्यूल को। सॉल्यूशन किसमें होता है, पानी आके भाई घेर लेता है किसी भी पर्टिकुलर कैटायन को, ताकि वो भाई ज्यादा स्टेबल हो सके, ठीक है ना। पर यहाँ पे क्या है, बल्कि ग्रुप होने की वजह से वो स्टेबल नहीं होता है, और ये एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो H+ है तो ये दुनिया भर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स एकदम भाई ऐसे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं साथ में, और यहाँ पे जो चचा लोग हैं हमारे R3 वाला, ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, पर ठीक है समझ जाओ तुम। तो ये ऐसा दिखाता है, तो थप्पड़ मार के भगा देता है भाई, बदतमीजी नहीं चलेगी मेरे साथ, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप हैवी है इसलिए, ठीक है। बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है कि कौन सा कितना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। सो R3 क्या है भाई, लात मार देगा क्योंकि भाई बदतमीजी नहीं करने का भाई, अल्काइल ग्रुप हैवी है, ठीक है। देन ऑलवेज गॉट, हाँ ठीक है भाई, पानी के लिए हमेशा देखते रहना, हाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या है, स्टेबलाइज करेगा कैटायन, ठीक है ना, स्टेबलाइज करता है आयंस को, जिसकी वजह से होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो रहता है एक्सपेक्टेड से कम हो जाता है या फिर खत्म होता है, ठीक है। तो अभी आता है मेरा ये रेजोनेंस वाला पार्ट। अब तुम सोचोगे रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, बदतमीजी भाई, पूरा जीओसी तुम्हारे रेजोनेंस से मोस्टली खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और अभी मैं तुम्हें थोड़ा से एक्स्ट्रा टिप्स और जो मेरे को लगता है सारी अप्रोच खत्म करने के लिए आ जाएगा भाई, मतलब जितने बार है ना क्वेश्चन जीओसी को वो तुम सारे निपटा सकते हो, जो मैं तुम्हें अभी कुछ देर बाद बताऊंगा, 3-4 पेज और बताया, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन पेज करने पहले। तो अभी रेजोनेंस को हम इल्यूजन क्यों कर रहे हैं भाई, सबसे पहली बात तो रेजोनेंस रहता है ना इल्यूजन इसलिए है क्योंकि हाइपोथेटिकल है भाई, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं रहता कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, प्योरली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है ना। अच्छा कभी कभार ऐसे भाई अंग्रेजी का खेल सकता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बोलेगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है ना, जैसे घर में चिंटू और ऊपर मंटू, मतलब स्कूल का नाम मंटू, ऐसे ही करके बातें, ठीक है। देन अभी कोर कंसेप्ट क्या है इसका, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, जैसे हमने सिग्मा वाले में देखा था इंडक्टिव में कि सिग्मा का डिलोकलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ठीक है ना। देन ठीक है भाई, ये बेसिकली इसमें होता क्या है, ये इल्यूजन है, तो मतलब कि डबल बॉन्ड दिखता है वो एक्चुअल में सिंगल की तरह करता है, और सिंगल वाला डबल की तरह करता है क्योंकि डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो बेसिकली इल्यूजन क्रिएट करता है कि हां भाई पूरा घूम रहे हैं ये वो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है ना, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तुमसे, बस ये पूछता है पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन अगर कभी आ गया स्टेटमेंट बेस्ड। देन ये वाली इंपॉर्टेंट बात है रियलिटी चेक टाइप की, ठीक है ना। अच्छा एक मस्त बात है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कभी भी भाई एडजस्ट नहीं करेगा कि तू कहीं पे भी बदतमीजी करके किसी के साथ 4 बॉन्ड 8 बॉन्ड लगा दे, है ना, तो ऐसे हो जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। पर जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड भाई फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मोस्ट स्टेबल रहता है, ठीक है, और इसके बारे में करते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है कॉन्जुगेटरी सिस्टम के लिए, सबसे पहली बात है रेजोनेंस भी बहुत टाइप होते हैं, 3 टाइप के, पर हमारे में मोस्टली कॉन्जुगेटरी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमको ऑलवेज फोकस करना है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड विद अल्टरनेट मेरा कोई भी आयन लगा हुआ है, ठीक है ना, चाहे रेडिकल लगा ले, लोन पे लगा ले, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, ठीक है। तो इससे तेरा हो जाता है रेजोनेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा टाइप चाहिए तो समझ लेना, ठीक है ना। बेसिकली ऐसी अगर तेरे को कहीं पर में दिखे तो चल जाएगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव रेडिकल या लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके बाद ऐसा तो ये दोनों चीजें चल जाती हैं। और मोस्टली जो हमारे नीट में आते हैं क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों पार्ट खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने देख ली हैं। अच्छा एक यहाँ पे मस्त भाई बदतमीजी करने के लिए जैसे नीट क्वेश्चन करता है, ये 5 इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ वन केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने बना रहे हो तुम 5 से डिपेंडिंग ऑन कितना क्या बना सकता है वो। तो अगर तुम एक कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो भाई दूसरों के साथ क्या होगा, मतलब कितनी बदतमीजी वाली बात है ना भाई, तू किसी एक कंसंट्रेशन बढ़ा कैसे सकता है जबकि वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, है ना। तो ऐसी बदतमीजी वाले क्वेश्चन अगर कभी आए तो ध्यान नहीं देना, हाइब्रिड फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो जाती हैं, तो कहते हैं हाँ ठीक है भाई डोंट फिजिकली स्ट्रक्चर, अगर कुछ भी ऐसा आता है बदतमीजी तो ये देख लेते हो। कंसंट्रेशन अगर क्वेश्चन है तो भाई बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ठीक है। उसमें अभी आता है रेजोनेंस स्टेबिलिटी वाला, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई रेजोनेंस हमने देख लिया कि ये अरेंजमेंट मेरे को पैटर्न दिखता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी हायरार्की वाले ट्रैप की बात है कुछ कि रेजोनेंस जो होता है ना, अब तुमको 3-4 ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देगा, बोलेगा भैया बता इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो तुमको देखना है कि उसका जो चार्ज है उसका पोजीशन भाई कहां पे है ना। उसके बाद तेरा नेगेटिव चार्ज वाला ईएन किसका, हाई ईएन किसका है, ठीक है। देन आएगा मेरा ऑक्टेट रूल वाला कि मोनोवैलेंट है, कोवैलेंट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जो है हमारा, अगर कभी भी ऐसा आ जाए ना रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए तो सिंपली कुछ मत कर भाई, ये सब ये इंट्रोडक्शन टाइप है। बेसिकली क्वेश्चन जो है मेरा वो तेरा ऐसे करूंगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड कम कर ले, ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड जिसमें भाई ज्यादा रहेंगे और वही ज्यादा तेरा स्टेबल रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। और अगर सेम रह जाता है तो ये सारी तुम ट्रिक्स लगा सकते हो, ईएन नेगेटिव, अनलाइक चार्ज पोजीशन एंड, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती है मेरी। तो वापस से देख लो एक बार, ठीक है, न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल रहता है चार्ज से, देन कंप्लीट ऑक्टेट रहेगा इनकम्प्लीट से बेटर, ठीक है, ऑक्टेट बेटर रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज इन वाला जो है एटम मोर स्टेबल रहता है क्यों, क्योंकि वो इंडक्टिव वाला तुमको पता ही है, अनलाइक चार्ज पोजीशन वाले जो है क्लोज टुगेदर ऐसे, तो ये सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा तुमको। अभी भाई ये ब्रेथ रूल है, कुछ नहीं भाई, अगर तुम ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो कोई सा, ठीक है, और उसमें कैसे बदतमीजी कर देते हो तो ये बेसिकली जो अंदर घुसा के रखा है ना, ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है, ठीक है ना, अंदर नहीं होता है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। नेवर प्लीज भाई डबल बॉन्ड कभी नहीं लगाना है पॉजिटिव चार्ज sp2 वाले तो रिजेक्ट कार्बन पे, अदरवाइज भाई मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई बदतमीजी हो जाएगी, उसी के अंदर तुमने पूरा घुसा के एक तो रख दिया है, ठीक है। तो रिपल्शन इतना ज्यादा होगा कि पूरा मॉलिक्यूल फट जाएगा, ठीक है। विद द न्यूट्रल स्ट्रक्चर एंड चार्ज स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट कोइंसिडेंस स्टेबिलिटी पता। ऑफ कोर्स न्यूट्रल भाई यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फालतू का है वो दिमाग लगाना। ऐसा यार इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, ठीक है। अब तुमको पता है बल्कि ग्रुप भाई लात मार देता है बगल वाले को और उसको भगा देता है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। जैसे तुमने पढ़ा होगा वो वाले स्टेरिक, ये तो है ही, बट तुमने स्टैगर्ड फॉर्म देखा होगा, है ना। तो बेसिकली न्यूमैन्स प्रोडक्शन रिजेक्शन, तो इसमें क्या रहता है कि दो कार्बन एटम रहते हैं जहाँ पे ऐसा कुछ रहता है। अगर यहाँ पे मान लो कोई CH3 वाला ग्रुप है तो यहाँ H वाला लगे तो ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे बदतमीजी करके CH3 लगा दिया तो इस पे लात मार के इसको पीछे भेज देगा, ठीक है ना, ताकि ये क्या रहे मोस्ट स्टेबल रहे और रिपल्शन कम से कम, ठीक है। तो ये बल्कि ग्रुप भाई लात मार देता है और रेजोनेंस खराब कर देता है, ऐसा याद रखना, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, H+ वाले द डांसिंग का टाइम, अब डांसिंग का टाइम भी कह रहे हैं डिलोकलाइजेशन भाई फैला हुआ है ना। तो ये सारी बातें हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस वाली बातें आएंगी तो डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन देख लिया, एडजेसेंट पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल होना चाहिए कैटायन, ऑफ कोर्स ये हमने देख लिया, अरे यहाँ पे बताया ना तेरे को मैं कि कहाँ कैटायन कि हाँ ये 6 है तो प्योर पी ऑर्बिटल का खाली पड़ा हुआ है, वही वाली बात वहाँ पे चिपका रखा है वापस से हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अरे तो पाई वाला ऑर्बिटल एल्कीन्स में आएगा, ठीक है। तो तुम रूल क्या है भाई, मोल अल्फा रहेंगे मोल स्टेबिलिटी रहेगी, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी रहता है। अब अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन जो रहते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, और वही हम गिनते हैं भाई किसके कितना अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अल्टीमेट वाई कैटायन का ऑर्डर क्या सबसे पहले तो डांसिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस से समझे, इसके बाद एरोमेटिक गैस, उसके बाद बेंजाइल, देन एलाइल 3 to 1 वाली बात, ठीक है ना। तो अगर कभी तुमको कैटायन का ऑर्डर आ जाता है भाई सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा है तो सबसे पहले तो भागेगा किसकी ओर, रेजोनेंस की तरफ, ठीक है ना। जैसे क्लोरोमिथाइल प्रोपेन जैसे आते हैं ना, तो इसमें क्या रहता है कि ये सारा कुछ ऐसा रेजोनेंस दिखाता है, साइक्लिक है तो और ज्यादा है, ठीक है। देन आता है एरोमेटिक, अब एरोमेटिक कैसे पहचानेगा, टी एरोमेटिक कैसे पहचानेगा उसकी भी मैं लास्ट में बता दूंगा, अब यहाँ पे मैं खतरा नहीं करना चाहता। देन बेंजाइल वाला अगेन भाई वो है ना, देन एलाइल वाले सबसे सिंपल, ठीक है। और इससे भाई मैं सही बता रहा हूँ 6-7 क्वेश्चन ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो डांसिंग रेजोनेंस भाई सबसे टॉप पे रहता है और सारा काम कर देता है, ठीक है ना। सो डांसिंग रेजोनेंस एरोमेटिक बेंजाइल एलाइल देन टर्शियरी, ठीक है, देन सेकेंडरी कंडीशन चलता रहता है।
अभी बैटल ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? सबसे पहला भाई है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इंटायरली ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बेस मतलब कि एनायन वाले, ठीक है। एनायन क्या करता है भाई, पैसा बांटता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको चाहिए, चाहिए इसको, है ना, ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ पाए, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ है माइनस आई माइनस एम, या फिर उसको ऐसे याद कर ले, एसिडिक प्यारे बोले, एसिडिक प्यारे बोले, नेगेटिव 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 ऐसे करें, ठीक है। तो इसी तरह हो जाती है क्या है। देन डीएनपी रूल हमको पता है, डिस्टेंस नंबर पावर एंड इंडक्टिव फैक्टर पड़ी नहीं, इसी से काम हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और अगर कभी पड़ती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो एसपी वाला आता है तो अभी उसको भी बता दूंगा मैं, ठीक है। बाकी ये याद करना है तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, पर ठीक है। ये पावर जरूर याद कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि NO2 सबसे ज्यादा है, फिर साइनाइड, देन क्लोरीन, देन हेलोजन वाला, ठीक है। और लास्ट में सबसे लास्ट में क्या है, इंडक्टिव फैक्टर। इंडक्टिव फैक्टर भाई कोई इज्जत नहीं है, बस पढ़ा शुरू में देते हैं, ठीक है। अभी ऑर्थो फैक्टर बात करते हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड रहता है ऑलवेज भाई स्ट्रांगेस्ट रहता है, क्यों, एसआईआर की इफेक्ट से भाई, ठीक है ना। तो आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन करा देता है, दैट्स इट। तो मोस्ट एसिडिक हो जाता है। अच्छा तुम बोलोगे कि आउट ऑफ द प्लेन कराने से तो रेजोनेंस की भाई ऐसी कैसी हो जाती है, तो बेंजोइक एसिड एकदम हाई हो जा रहा है क्योंकि नेगेटिव वाले जो फैक्टर हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। या फिर तुम कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो ये ज्यादा करेगा, करेक्ट। तो ऑर्थो ऑलवेज भाई रिगार्डलेस, हां ठीक है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। विड्रॉल तो हमने देख लिया क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वगैरह रहते हैं इसमें। और इसका ऑर्थो इफेक्ट में क्या रहता है कि चाहे तेरा विड्रॉइंग ग्रुप रहे या ना रहे, सिंपल रहे या ना रहे, ठीक है, ये बेसिकली इसकी ज्योमेट्री आउट ऑफ द प्लेन हो जाती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा बेटर और स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है, क्यों, डिस्टेंस नंबर पावर मिल जाता है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ काम आ जाता है ये डिस्टेंस वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भाई, जो कि H+ देख के मारे भाई, और एनायन को देखेगा ऑफ कोर्स H+ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है भाई। और ये डिस्टेंस वाला बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस नंबर पावर याद कर लेना, यहाँ से एसिडिक कार्य बोले नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ से ऑर्थो इफेक्ट में इररिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या कोई भी डोनर है निकालने वाला है, अगर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो ज्योमेट्री डिस्टेंस नंबर पावर की वजह से डोमिनेट करेगा और मुझे मारेगा, ठीक है। अभी बेसिक स्ट्रेंथ जस्ट एसिडिक का पूरा उल्टा लगा दे, वही याद रखा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, तेज है, ठीक है। देन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर वाली बातें हैं कि जैसे sp वाला है वो ज्यादा रहेगा sp2 देन sp3, तो ये सारी बातें हो जाती हैं। इनवर्स की क्या बदतमीजी भाई, यहाँ पे sp वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ये sp वाला लगा लो, मैंने उधर पे बता दिया sp देन sp2 देन sp3। तो अगर कभी भी तेरे को ना समझ में आ रहा है ना कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ये sp वाले लगा ले 50% एस कैरेक्टर, देन यहाँ से सिंपल सिंपल तुम कर लेना, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि sp3 वाली बातें हैं, देन sp2 देन sp, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देन लोकलाइज्ड लोन पेयर वाले sp3 अवेलेबल रहेगा, बट डिलोकलाइज्ड लोन पेयर वाली बातें हैं, बीजिंग डार्क रेजोनेंस आएगा, ठीक है। देन एक्वस अमीन वाला भाई जैसे 213 वाला रूल लगाना है हमको, ठीक है ना। 213 ही ऑलवेज रिमेंबर कि 213 भाई, कभी भी ऐसा 312 वाला मत याद कर लेना, है ना। 213 और 231 ऐसे करके याद करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ भाई ये छोटे से शुरू हो रहा है, इट मींस कि ये मिथाइल इथाइल के लिए अलग लगाते हैं, ठीक है। देखो तो मिथाइल के लिए 213 लगेगा और इथाइल के लिए 231 लगेगा, ठीक है ना। 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। तो कहीं पे तुम देख लेना, अरे याद लिख देता हूं मैं, मिथाइल में 213, ठीक है, 3 to 1 डिग्री अमीन, ठीक है। देन आएगा मेरा इथाइल, इथाइल में 231 आएगा, ठीक है। तो डिटरमाइन बाय मिक्सचर ऑफ प्लस आई स्टेरिक एंड हाइड्रोजन ऑफ ये सॉल्यूशन एनर्जी वाली बात आ जाएगी। तो अगर लोन पेयर भाई बिजी है, मतलब कि वो डिलोकलाइज में डांसिंग रोजन सिखा रहा है, तो ठीक है भाई, उसके पास टाइम नहीं है बेस की करने के लिए, बेसिकली स्टेबलाइज है तो उस बदतमीजी नहीं करेगा, ठीक है। तो टेम्परेरी शिफ्ट या फिर टोटोमेरिज्म की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें बस अपना कीटो मिथाइल, कीटो कहां है भाई, कीटो इनॉल, कीटो इनॉल फॉर्म हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। इट मींस कि भाई हमें पता है कि कीटोन जो रहता है वो ज्यादा स्टेबल है OH है ना, अल्कोहल से, इसलिए हम कीटोन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो कीटोन बना देते हैं बेसिकली अच्छी तरह से करके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भाई ये वाला जो बातें भाई, ठीक है। तो बाई बॉन्ड का मेरा शिफ्टिंग रहेगा और ओनली अटैकिंग रीजन, तो कोई भी रीजन शिफ्ट नहीं होता है वाइल द अटैकिंग रीजन। टोटोमेरिज्म भाई रियल है, डायनामिक फंक्शन होता है, आइसोमेरिज्म का रैपिड ट्रांसफर होता है एसिडिक अल्फा का, और कीटो फॉर्म बनाता है 99% स्टेबल रहता है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर सी डबल बॉन्ड O। देन ये सारी बातें आती हैं, इसलिए हमको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक वो होता है जो कि किसी भी चीज को कंपनसेट कराने में करे या फिर किसी चीज में काम आ जाए इन फ्यूचर, ठीक है। तो डायनामिक है, ये नहीं तो वो सही, ऐसा करके, ठीक है। तो टोटोमर्स भाई रियल स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल नहीं भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कीटो फॉर्म में थे, अगर तू ध्यान से देख रहा हो ये डबल बॉन्ड पहले नहीं था, पहले ये ऐसे था, यहाँ पे CH2 करके यहाँ पे डबल था, ठीक है। तो यहाँ से तोड़ के आ गया भैया, नहीं इधर पे H लगा दिया, ठीक है, ये H आ गया यहाँ पे और इसका H हटा के डबल बॉन्ड उधर गया, ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म रहता है, कीटो कीटो फॉर्म भाई 99, हाँ ठीक है भाई, ये सारी बातें आ जाती हैं। देन कीटो फॉर्म यहाँ पे तुम देख सकते हो। वाइट कीटो इनॉल भाई, इनॉल भी कीटो, ये सारी बातें आती हैं। तो इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, उसमें चीजें मतलब पेयरिंग वाली बातें एंड एक्सटर्नल कंजुगेशन वाली बातें वो बेटर फॉर्म करता है एंड लॉक कर देता है भाई इनॉल फुल फॉर्म को इन प्लेस, दैट्स इट। तो ये सारी बातें आ जाती हैं, तुमको यहाँ से याद करना है कि कीटो फॉर्म मेरा ज्यादा बेटर है देन द इनॉल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अभी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भाई लेसिंग वाला कलर टेस्ट क्या है भाई, सबसे सिंपल हमारा गोल क्या है कि कोवेलेंट जो ऑर्गेनिक बॉन्ड्स होते हैं आयनिक सॉल्ट के, उसमें हम सोडियम को कराएंगे, उसका फ्यूजन करा के आयनिक सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, नाइट्रोजन का टेस्ट, मतलब कि जो तेरा नाइट्रोजन है, अरे सोडियम है, उसको तूने C और N के साथ बना के NaCN बना गया, जो कि तेरा पर्सन ब्लू करेगा। तो कभी भी लेसिंग टेस्ट करके आए तो तेरे को सीधे ऐसा पर्सन ब्लू रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, नाइट्रोजन के लिए। एंड देन अगर नाइट्रोजन और सल्फर वाली बातें NaCN अगेन भाई पर्सन ब्लू वाली बात करेगा, एड FeCl3 टर्न्स टू ब्लड। अगर FeCl3 वाला करते हैं, अरे तुमने बहुत सारी चीजें देखी क्यों भाई, मैंने चाकू से हाथ काट दिया, बस कुछ नहीं करते वो लोग, क्या करते हैं NaCN वाली जो बातें वहां पे फॉर्म कराते हैं, फॉर्म हो जाता है लेसिंग टेस्ट के साथ, और उसमें FeCl3 लगा देते हैं, इसकी वजह से ब्लड रख देता है, ठीक है। हेलोजन, हेलोजन क्या रहता है भाई, जैसे तुमने कोई भी हेलोजन के साथ Ag लिया, जैसे ClVl, तो सबसे पहले क्लोरीन मेरा व्हाइट कलर का रहता है, देन पेल येलो मेरा ब्रोमीन, देन आयोडीन येलो कलर, ठीक है। ऐसा तुम याद, हेलोजन के लिए क्लोरीन मेरा व्हाइट रहता है, ब्रोमीन मेरा पेल येलो एंड आयोडीन मेरा पूरा येलो, ठीक है। ऐसा तुमने भाई एक्सपेक्ट किया था कि पर्सन ब्लू मिले, पर तुम्हें अगर ब्लड रेड मिल गया है तो व्हाट एलिमेंट इज हाइडिंग भाई इन द कंपाउंड, बताओ बताओ, FeCl3 हाइड कर रहा है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट फ्यूजन वाली जो बातें HCN भाई गैस एस्केप कर जाती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म नाइट्रोजन और ऑलवेज फ्यूज करेगा प्रॉपर्ली, दैट्स इट। यहां पे तुमको ये याद रखना है, लेसिंग टेस्ट में मेरा सोडियम जो है सारी चीजें करता है, हमने पर्सन ब्लू एक्सपेक्ट किया था, बट FeCl3 अगर मैं डाल देता हूं उसमें तो वो FeSCN बनाता है, FeSCN3 बनाता है, जिसमें ये ब्लड रेड देता है, ठीक है। तो ये वाली चीजें याद करनी है, नाइट्रोजन में पर्सन ब्लू रहेगा, अगर FeCl3 मिला दिया तो ब्लड रेड हो जाएगा, ये फॉर्म करेगा इंस्टेड ऑफ पर्सन ब्लू नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऑलवेज रिमेंबर इट, ये सारी बातें आती है, ठीक है। तो इसका ट्रैप बेसिकली क्या रहता है कि ब्लड रेड कलर कैसे आ रहा है, तो FeCl3 मिला दिया है तो FeCl3 मिल रहा है, तो पर्सन ब्लू ना मिले, ब्लड रेड मिलता है, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस भाई, ड्यूमा वर्सेस की जेलहार्ड मेथड जो भी है, जेलहार्ड मेथड के लिए ऑलवेज रिमेंबर कि पायरिडीन एजो कंपाउंड जैसे एजोडाइड जहां पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N है, या फिर NO2 ये कभी नहीं चलता, एनिलीन चल जाता है। एनिलीन क्या होता है भाई, ऐसे कुछ करके ऐसे NH3, तो एनिलीन होता है, एमीन चैप्टर में तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अगर तुमको कभी भी ऐसा कहता है कि जेलहार्ड वाला मेथड जो है इसका तुम मेरे को फटाक से आंसर बता दो, तो तुम ऑलवेज एलिमिनेट करोगे सबसे पहले पायरिडीन। पायरिडीन कैसे दिखता है भाई, ऐसे कुछ दिखता है पायरिडीन, ऐसा कुछ पायरिडीन दिखता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है और 11 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं और 3 मेरा वो ये क्या कहते हैं पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। ऐसा याद कर सकते हो, याद क्या करना वो दिख रहा है। तो पायरिडीन हो जाता है, NO2 हो जाता है, एजो वाले कंपाउंड हो जाते हैं, तो इनको एलिमिनेट करके जो बचता है वही टिक मार देना, ठीक है ना। तो ये सब हमने देख लिया है। नाइट्रोबेंजीन गुड गुड भाई कन्वर्ट करेगा N को NH4SO4 में, देन मेजर करेगा NH3 वाली गैसेस, ठीक है। अभी ड्यूमा मेथड क्या है भाई, N2 गैस को डायरेक्टली भाई ऐसे मेजर करने के लिए तरीका है कि व्हाट क्लोजली भाई ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट बन जाता है कि तुमने डूमा मेथड यूज करना है, फिर जेलहार्ड मेथड यूज करना है टू क्वांटिटी मेजर करने के लिए किसका नाइट्रोजन का, तो तुम ऑलवेज भाई बेस्ट ऑप्शन के लिए जाओगे, क्यों, डूमा भाई। डूमा भाई ऐसे आदमी है जो कि सबको नाम देते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। वहीं जेलहार्ड बढ़िया जो है वो कहते हैं ये देखो हमारी 3 लोग से दुश्मनी है, पायरिडीन एजोडाइज वाली, ठीक है ना, जहां पे N डबल बॉन्ड N रहा हो, ठीक है। और क्या था मेरा एक नाइट्रो, है ना। तो इनसे मेरे को दूर रखो, बाकी सब में तुम्हारा काम कर दूंगा, ठीक है। यहां पे दिक्कत आती है भैया डूमा एकदम अपनी
आगे से फैला रखें। तो नाइट्रोजन हाईली ऑक्सीडाइज्ड है, लॉ करेगा विद द टाइटल, तो ज़्यादा यूजलेस है भाई, हमेशा डू मत यूज करो, ठीक है। अभी सैंडबॉक्स वाली भाई क्रोमैटोग्राफी में क्या चल रहा होता है, ठीक है ना, नाइस, ये लास्ट ईयर। तो क्रोमैटोग्राफी में भाई आरएफ वैल्यू हम देखते हैं, आरएफ क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय द ये वाला सब्सटेंस है, तो यहाँ पे हो जाती है। सबसे पहला इन एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी टीएलसी, अ लोअर आरएफ वैल्यू मींस भाई कि जो सब्सटेंस है उसमें मोर पोलर है, ठीक है ना। तो अगर कभी बोल दूं कि आरएफ वैल्यू तेरी लो है, तो क्या है भाई, पोलर ज्यादा है, पोलर ज्यादा मतलब कि ईएन एक एलिमेंट की ज्यादा है और वो डाइपोल शुगर है, ये कह सकते हैं, ठीक है। इट स्टिक स्ट्रांगली टू द पोलर सिलिका स्टेशनरी फेज एंड रिफ्यूज टू कार्बन, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या हो जाती है भाई, दिक्कत तो नहीं है, पर ठीक है, अगर इसका पोलर सिलिका है तो स्टेशनरी फेज में रहता है और भाई और आगे नहीं बढ़ता है, दैट्स इट, ठीक है। यू है भाई, ठीक है। तो तुमने भाई सब कुछ बदतमीजी कर ली है और तुम सब जानते हो के बारे में, पर अभी तुम कुछ चीजें नहीं जानते हो जो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। सो आरएफ की वैल्यू 0.2 मोर है और लेस पोलर है, तो इसमें से भाई कौन सा करेगा, देखो आरएफ की वैल्यू भाई 0.2 है, 0.2 मोर और लेस देन आरएफ इज 0.8। अच्छा, तो ये बताना है कि अगर तेरे आरएफ की वैल्यू 0.2 है, 0.8 है, तो कौन सा ज्यादा पोलर है। हमने देखा कि आरएफ वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर 0.2 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वाली बात करेगा, तो पोलर ही ज्यादा रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर देगा तो पोलर कम रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारी बातें रहती हैं और यहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट खत्म होता है। अब लेकिन अभी तुम ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको तुम खुद लगा सकते हो अपने में और इसलिए तुम ये सारी कंफर्म कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो भाई, थैंक यू। अगर तुम लोगों को ऐसे भाई मज़ा आ रहा है ये जीओसी वगैरह तो कमेंट कर देना, ताकि मैं और ऑर्गेनिक के ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्ट रिवीजन मैं तुम्हें दे सकूँ, ठीक है। बाय।